नया विकल्प की कोई ऐसी तैयारी नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है, मैंने एक पोस्ट में भी डाला था कि मेरे धैर्य की सीमा को चेक करना है तो उसको मेरी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आखिरी समय तक बसपा को बचाने के लिए काम करूंगा, और अगर बसपा नहीं बचती है तो फिर समाज के लिए हम सोचेंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि 27 अप्रैल को जयप्रकाश जो है वहाँ पार्टी बनाएगा, जगह जगह से नेता को इकट्ठा कर रहा है, बुद्धिजीवियों की बात कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं वो धीरे धीरे कुछ दिन बाद ये कहना शुरू करेंगे कि जयप्रकाश अपनी जगह ठीक है। मैंने ये कहा था कि आनंद कुमार जी और आकाश आनंद जी ये जो है बहन जी से पैसे मांगते रहते हैं अपने काम के लिए। अब बहन जी पे प्रेशर बनाते हैं और बहन जी को फिर वो काम पूरा करना होता है, इसलिए बहन जी को डिस्टर्ब करते हैं लोग। ये आज बहन जी ने खुद अपनी बातचीतों में ये कह दिया है कि इन लोगों ने, रिश्ते नाते के लोगों ने मुझको जो है परेशान कर रखा है और मैं इन रिश्ते नातों को कुछ नहीं मानूंगी, मेरे लिए मूवमेंट सर्वोपरि है। 6% भी आ गया ना अगली बार चुनाव में तो तब भी हमारी पार्टी की राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, मान्यता भी खत्म हो जाएगी, स्टेट पे आकर के रह जाएगी। और ये भी सुनने में आ रहा है, मुझे पुराने नेता बता रहे हैं कि हाथी भी आपसे खिसक सकता है। मैंने सर एक सवाल पूछा था जनता से कि पॉडकास्ट में किस किस को बुलाना चाहिए, क्योंकि हो ये रहा था कि जो बहुजन राजनीति के विरोधी लोग हैं वो अपने पॉडकास्ट बना के प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तो लोगों ने 20-22-25 लोगों के नाम दिए, उसमें आपका नाम प्रमुखता से आया और भी बहुत सारे नाम आए। तो दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले मेरे को आप संपर्क कर पाए और मिले, आप अवेलेबल रहे, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। कुछ जनता ने सवाल पूछ लिए हैं, कुछ सवाल हमारे भी हैं। पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं आप, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी हम पहले तो उधर गए थे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में, और फिर हम चले गए पंजाब, और पंजाब के बाद फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से उधर हम लोग मुजफ्फरनगर होते हुए उधर लोगों को इनवाइट करते हुए हम लोग आए हैं। और आज हमें जाना था हरियाणा, लेकिन हमने आज की जगह हमने कैंसिल करवा दिया और जो है हम कल निकलेंगे, वहाँ कल जाएंगे। 27 को कार्यक्रम है कुछ आपका, उसका भी पर्चा मैंने देखा है। क्या कार्यक्रम है सर वो? ये 27 अप्रैल को एक चिंतन शिविर है, और ये बुद्धिजीवी लोगों का कार्यक्रम है, जो नेता वर्ग के लोग हैं, जो समाज और मूवमेंट को लेकर के चिंतित हैं। तो जैसे 2024 के चुनाव के बाद समाज में बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हो गए हैं, इनसिक्योरिटी सी फीलिंग आने लग गई है, लोग चिंतित होने लग गए हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, मूवमेंट का क्या होगा, समाज का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा और शिक्षा का क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। तो ऐसे लगता है जैसे मिशन खतरे में जा रहा है। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम का नाम दिया है मिशन बचाओ देश बचाओ। मिशन बचाओ देश बचाओ। इससे संबंधित एक हमारा ये कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम है लखनऊ के केसर बाग में गांधी ऑडिटोरियम में 27 अप्रैल 2025 का। अच्छा। तो ये इस कार्यक्रम के लिए हम जगह जगह जाकर के संभवतः जितना हम दौड़ सकते हैं उतना हम लोगों को इनवाइट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाकी हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हम कहीं तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और जो इस प्रकार की सोच रखते हैं मिशन को बचाने की, पार्टी को मजबूत करने की, तो वो सभी साथी वहां पर, उनको हम आमंत्रित भी करते हैं कि वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो ये कार्यक्रम जो क्या है इसके बारे में तो थोड़ा डिटेल में और थोड़ी देर बाद पूछेंगे, लेकिन एक सवाल है कि क्या ये इनविटेशन ओनली है, कोई भी आ सकता है जिसको सूचना मिले? कोई भी आ सकता है जिसको मूवमेंट की चिंता है, जिसको चिंता है, हाँ, थोड़ा सा एक्टिविस्ट टाइप का हो वो, और जो थोड़ा सा सूझबूझ रखता हो मूवमेंट की, जिसको समाज की मूवमेंट की समझ भी हो और चिंता भी हो, इस पर चिंतन करता हो, तो उसको अपने आके वो विचार रखने हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम चलेगा जिसमें सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे कि इन परिस्थितियों में इस मूवमेंट को कैसे गति दी जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज चुनाव हो जाते हैं अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो बीएसपी कितनी सीट और वोट मिलेंगे आपके हिसाब से? देखिए आज की डेट में तो स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन अगर हम लोग काम करेंगे पॉजिटिव पक्ष में, हम साहब कांशीराम की तरह से हम उनके पैटर्न पे काम करते हैं, और जो है भाईचारा कमेटी को हम फिर से तैयार करते हैं, जैसा कि बहन जी बार बार कहती रही हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन बहन जी देती हैं अगर उन पे काम किया जाए, भाईचारा कमेटी बनाई जाए, बूथ कमेटी बनाई जाए और लोगों में कैडर कैंप चलाए जाए, तो हम अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बसपा को भी निशाने पे लगातार ले रहे हैं, तो आपने सुना होगा उन्होंने क्या कुछ कहा है? मैंने सुना है कि
आरएसएस बीजेपी को लेके कुछ सवाल मैंने तैयार किए थे, एक पर्चा मैंने बनाया था, उसमें से ही पूछ लेता हूँ आपसे सवाल। जी जी जी। उसमें पहला सवाल मैंने ये लिखा है कि कांशीराम जी के चमचा युग में आरएसएस जनसंघ के खिलाफ जो है कोई बात नहीं कही गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय साहब कांशीराम इस मूवमेंट को खड़ा कर रहे थे और चमचे की बात कर रहे थे, तो उस समय सत्ता में जो थी वो कांग्रेस थी। तो लोग चमचागिरी करने के लिए कांग्रेस के पास, सत्ता के पास जाएंगे तो कांग्रेस के पास ही तो जाएंगे। तो वहां पर चमचागिरी जो होती थी वो कांग्रेस में होती थी। आज वही चमचागिरी बीजेपी में हो रही है। तो जो पार्टी सत्ता में थी उसी की चमचागिरी को लेकर के साहब कांशीराम ने अपनी बात रखी है। तो सत्ता में जाके जो चमचागिरी कर रहे हैं उसको लेकर के बात की गई है साहब कांशीराम के द्वारा। तो बाकी तो साहब उसको साहब को हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर हम उसका अध्ययन करते हैं उसका तो ये मिलता है आपको। वो तो सांपनाथ नागनाथ वाले नारे का ही मजाक बना रहे हैं एक तरह से, देखा जाए तो सांपनाथ नागनाथ कहा साहब कांशीराम साहब का एक तरह से अपमानित कर रहे हैं। देखा जाए जो शैली है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता है ये कांग्रेस से जो है प्रभावित हो गए हैं। और ये मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, पहले मूवमेंट में आकर के जिसको ज्वाइन करके उसके बाद अपनी लीडरशिप क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर ये दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि बसपा में तो उनका कोई फ्यूचर है नहीं, और वो देखा जाए तो मूवमेंट चलाने नहीं आते, वो तो अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए आते हैं। फिर सोचते हैं कि बीएसपी में तो हम एमपी एमएलए बन नहीं सकते, तो वो जाकर के फिर समाजवादी पार्टी में, या कभी ये मैंने देखा है कभी ये लालू यादव जी का जो लड़का है वो तेजस्वी है, उसके पक्ष में बोलते हैं, कभी अखिलेश के पक्ष में बोलते हैं, कभी इनके राहुल के पक्ष में बोलते हैं। ये बहन जी के पक्ष में मैंने कभी देखा नहीं इनको खास बोलते हुए। तो मुझे लगता है इनका खुद सूझबूझ की भी दिक्कत है। मैंने उनको एक बार उसमें सुना था, क्या बोलते हैं उसको, जब वो लड़कियां जो रेसलर जो मैटर हुआ था उसमें भी इनको देखा था, ये कोई लीगल उस पर बात कर रहे थे कि भाई कि उन्होंने, लड़कियों ने एलिगेशन लगाया है, और पता नहीं कुछ ऐसा बोला कि वो प्रूफ करेगा, ये प्रूफ करेगा। जबकि ये उनको शायद जानकारी होनी चाहिए कि लॉ में ये नियम होता है क्रिमिनल मैटर में कि जो एलिगेशन लगाता है उसी को प्रूफ करना होता है, वरना जब तक एविडेंस जब तक वो एलिगेशन प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, वो जो ब्रजभूषण थे वो सही है या गलत है, लड़की सही है गलत है, मैं ये कह रहा हूँ उनको शायद जानकारी अभाव होता है, लेकिन वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत तेज करते हैं तो लोग उनको सुन लेते हैं। मैं वापस लेके आता हूँ सर, क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अब कह रहे हैं कि बसपा खत्म भी हो गई है, बसपा जो है वो अब निष्क्रिय है, राजनीति में उसका कोई प्रासंगिकता नहीं बची है, लेकिन हमलावर भी बसपा के ऊपर ही है लगातार। जैसे उदित राज जी के बयान सुने होंगे आपने, एक दिन उन्होंने कहा था लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि समय आ गया है, अब बहन जी का गला घोट देना चाहिए। ये कहा था, ये बचकाना हरकत, और लगातार ही कह रहे हैं, वो लगातार ही बोले जा रहे हैं, वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। नहीं, वो तो अपनी बात पे अड़िग है, वो कुछ ना कुछ बार बार टिप्पणियां छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ ही देते हैं वो। ये कांग्रेस के द्वारा है, ये राहुल गांधी जी के द्वारा है, ये शब्द उनके द्वारा नहीं हो सकता। अगर उनके द्वारा खुद के होते तो राहुल गांधी जी अब तक उसमें अपनी सफाई दे देते। कांग्रेस क्यों हमलावर है इस समय बसपा के ऊपर? कांग्रेस ये चाहती है कि जो एससी समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, ये कोर वोट बहुत बड़ा बंच था इसके पास में, कांग्रेस के पास में, तो इस वोट को ये वापस लाना चाहती है। इसको कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि जब तक एससी समाज का वोट कांग्रेस में नहीं आएगा तो तब तक मुस्लिम समाज भी उसके पास नहीं आएगा। पर बसपा पे तो ये भी आरोप लगता है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती है, जो गैर बीजेपी या बीजेपी के विरोध में जो गठबंधन है, बसपा उसका हिस्सा नहीं बन पाती है। देखिए, अभी चुनाव हुआ था पीछे लोकसभा का 2024 का, तो उसमें जो है उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर बहन जी आती हैं तो हम उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। हाँ, तो इन लोगों ने कहा है, सपा की तरफ से बयान आए थे राम गोपाल साहब, प्रोफेसर साहब। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से अपमान करना है ये। भाई आप पहले ये पूछते तो सही हमसे, तो ये जो है जब ऐसा करेंगे तो फिर कौन जाना चाहेगा। अब आप हरा के देख लीजिए, फिर भी बीजेपी की सरकार बनी। अगर आप दूसरी तरफ आप कुछ दिन के बाद ये कहते हैं कि अगर बहन जी हमारे साथ होती तो हम बीजेपी को हरा देते, अरे भाई ये बात तुम पहले क्यों नहीं सोचते हो? हार जाने के बाद बोलते हो कि बसपा होती, क्यों? उनके दिमाग में ये हुआ कि भाई 40% वोट हमने इकट्ठा कर लिया, 42% वोट जो है बीजेपी के पास है,
अगर बसपा साथ में आ जाती तो हम इस वोट को साथ में जोड़ करके अपनी वहां पर जो हम सरकार। लेकिन यूपी का मुसलमान तो एक मुश्त वोट सपा को इसलिए करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि अब बीजेपी को सपा हराएगी, लेकिन हरा नहीं पाई है कई बार से, एक तरह से देखा जाए। लेकिन वो ये भी देखो, मुस्लिम समाज की भी चाहत है कि बसपा साथ आए सपा के साथ और कांग्रेस के साथ मिल करके चुनाव लड़ा जाए। मुस्लिम समाज को भी पता है कि हम अकेले नहीं हरा पाएंगे, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया। प्रोफेसर रतन लाल जी ने एक और बयान दिया है कि दलित अपनी पार्टी बनाकर सीएम नहीं बन सकते हैं। अब क्या कह सकते हैं, जो है तो बसपा को किसकी पार्टी मान रहे थे? देखिए, इनकी सोच को इनको समझना चाहिए कि आप शब्द का ये सही से चयन नहीं कर पा रहे हैं। दलित समाज अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, इसमें तो थोड़ा बहुत लगता भी है। ये तो सभी के ऊपर लागू होता है, कोई भी समुदाय नहीं बना सकता अकेले। हाँ, लेकिन दलित समाज अपनी पार्टी बना करके सत्ता में नहीं पहुंच सकते, ये शब्द गलत है उनके। ब्राह्मण 30% है, उनकी 30 पार्टियां हैं, वो सत्ता में पहुंच रहे हैं, वो तो 3% है। भाई वो कब पहुंच रहे हैं? जब वो और समाज को जोड़ रहे हैं अपने साथ। ऐसे ही बसपा जो ऐसी समाज है जिनको दलित वर्ड यूज किया है, तो वो समाज अपनी पार्टी बना करके और सभी लोगों में भाईचारा बना करके साहब कांशीराम ने करके दिखाया है ना। ये साहब कांशीराम ने ये काम किया और सत्ता तक भी पहुंचे, बहुजन समाज को तैयार किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि आवेश में आकर के ये कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कि इन पर सवाल उठते हैं। इनका ये प्रोफेसर होना यहाँ पे आकर के थोड़ा सा जो ना अच्छा नहीं लगता लोगों को हर्ट होता है कि आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, आपने जिस प्रकार से मूवमेंट में। ऐसे तो उदित राज जी भी IRS हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो और खुद बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, वो जितना आरोप लगा रहे हैं वो। यही है कि इनको जो है, मुझे लगता है इनको थोड़ा समझना चाहिए इन चीजों को कि भाई ये मूवमेंट चलाना बड़ी चीज है। हरियाणा चुनाव में कुमारी शैलजा जी के साथ जो व्यवहार हुआ, जो टिप्पणियां आई, वो सुनी होंगी आपने। तो उसको लेके चर्चा नहीं करती दलित समाज के? उनको लिखनी, इनको केवल इस काम के लिए रखा गया है कि आप बसपा के वोट को कांग्रेस में लाओ, सपा में लाओ। ये 3-4 भंते भी, कई भंते भी छोड़ रखे हैं इन लोगों ने, जिनका ये काम है कि भाई ऐसी समाज को बाबा साहब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, फुले साहू के नाम पर इकट्ठा करो और उसके बाद में जो है इनको कांग्रेस उधर जो है इनको मूव कराओ सपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ। तो ये लोग कुछ छोड़े हुए लोग हैं जो इन पार्टियों ने छोड़ रखे हैं कि भाई इनको जो है आप इस काम को करो, और ये इस काम को करने में अपनी बहुत बड़ी बुद्धि मान रहे हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए ये काम कर रहे हैं, वरना हम जो है ये बीजेपी जीत जाएगी, संविधान बदल जाएगा। अरे भाई ये बताओ, ये मूवमेंट भी तो तुम खत्म कर रहे हो। ये मूवमेंट खत्म हो गया तो ना तुम्हें कांग्रेस पूछेगी ना बीजेपी पूछेगी। तो कम से कम इस पार्टी को बचाने के लिए आप काम करोगे तो प्रेशर रहेगा दूसरी पार्टी। ये तो जाहिर सी बात है। हाँ। जब बसपा का उदय हुआ तो दूसरी पार्टियों में दलित नेताओं की पूछ होने शुरू हो गया। हाँ, अब इससे पहले कभी ओबीसी समाज के लोग सीएम नहीं बना करते थे, लेकिन साहब कांशीराम के मूवमेंट का ये मूवमेंट खड़ा हुआ तो ज्यादातर पार्टियां ओबीसी समाज के लोगों को सीएम बनाने लग गई। यहाँ तक कि ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री जी सीएम बने हैं, शूद्र के नाम पर सीएम बने हैं। और आप एक समय ऐसा था जब साहब कांशीराम इस भारत की पॉलिटिक्स में जब शिखर पे थे तो 80% बहुजन समाज के लोग सांसद बने थे, चाहे किसी सीट से बने हो और चाहे किसी प्रकार से बने हो। तो ये ताकत थी साहब कांशीराम के मूवमेंट की कि अन्य पार्टी के लोगों को भी ओबीसी समाज को टिकट देना पड़ा, और एक बार तो पूरा का पूरा पार्लियामेंट ही भर गया था SC ST OBC समाज के लोगों से, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोगों से। तो वो सब जैसे ये मूवमेंट कमजोर हुआ तो वो आपको पद तो दे देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पद भी नहीं देंगे और उसके बाद तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। ये इसकी वजह ये होगी कि हमने अपना मूवमेंट कमजोर कर लिया। आकाश आनंद जी के साथ क्या हुआ है सर, इसको समझना चाहेंगे। आपके अनुसार निष्कासन हो गया, पहले पदमुक्त हुए, फिर उत्तराधिकारी नहीं रहे, और ये काम 2 बार हो चुका है। बहन जी ने उनको पार्टी में ला के वापस बाहर करके दोबारा लेकर आ गई, और अब फाइनली अब तो पद से हटाया और फिर निष्कासित ही कर दिया है पार्टी से। तो अब देखिए सर, अगर हम ट्वीट्स को अध्ययन करते हैं, बहन जी के ट्वीट्स को, और उनके अगर उसका हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या मतलब जो चीज़ें उनके पीछे छिपी हुई हैं उनको हम निकालते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे बहन जी ने कहा है कि भाई वो उनके ससुर हैं आनंद, क्या नाम उनका, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी जो हैं डॉक्टर साहब, उनके
वो उनके बीच में जो उनकी जो वाइफ है, जो प्रज्ञा, तो आकाश आनंद जी के और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के बीच की जो कड़ी है वो प्रज्ञा है, जो उनकी वाइफ है। तो बहन जी ने कहा कि ये वहाँ से तार जुड़ा हुआ है और वो इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। बहन जी ने अपने कई बार लोगों से बताया कि रिश्ते नाते की बात बताई और ये बताया कि वहाँ पर जो लोग जो गए थे उसमें आगरा के जो प्रोग्राम जो हुआ था, इनकी अशोक सिद्धार्थ जी का जो लड़का था उसकी शादी हुई थी हेमंत प्रताप जी की लड़की से। तो जो प्रोग्राम हुआ था आगरा के अंदर, उसमें कुछ लोगों को ऐसा डिसाइड किया गया कि भाई इनको बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप क्रिएट किया जा रहा था पार्टी के अंदर कि वो पक्ष जो है वो, मतलब ये केवल मोहरा थे, इनके अनंत आकाश आनंद जी केवल मोहरा थे और इनके पीछे जो थे वो अशोक सिद्धार्थ जी थे। वो इस प्रकार से इस पूरी पार्टी को हाईजैक करना चाहते थे और एक तरह से रिप्लेस भी करने की इनकी प्लानिंग थी बहन जी को। अभी जो आपने देखा होगा बहन जी, ये बहुत क्या आधार है सर इसका जो आप कह रहे हैं, आकलन जो इसका क्या? जो बहन जी ने जो बोला है खुद उसके आधार पर, जैसे लोगों से कहा कि भाई एक स्टेट से एक व्यक्ति को बुलाया, दूसरे को नहीं बुलाया, जबकि उसी के बराबर का पदाधिकारी था। तो भाई ये क्या बात हुई? एक मतलब ये था कि जो उनके पक्ष में आ जाएंगे उनको बुला लिया और जो बहन जी के पक्ष में बने रहेंगे उनको नहीं बुलाया। तो ऐसी स्थिति में जो है ये एक ग्रुप क्रिएट किया जा रहा था पूरी पार्टी के अंदर, पूरे देश के अंदर। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, जो तथ्य निकल के आते हैं, जो बहन जी ने खुद बोला है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। जैसा रिश्ते नाते की बार बार बात की गई है, ससुर की बात की गई है, उस लड़की की बात की गई है और उनको ये बताया गया है कि इनके पास में धैर्य नहीं था, इनके पास इन्होंने समय नहीं का वो नहीं किया, इनके पास मैच्योरिटी नहीं थी। वो बार बार जो शब्द किए गए, अगर वो मैच्योर नहीं थे तो इसका मतलब उसके पीछे जो हाथ जिसका चल रहा है तो उस पर वो बात वहां जाती है। तो इसलिए तथ्य उनकी बहन जी के स्टेटमेंट्स के आधार पर ही बोल रहा हूँ मैं। अब होना क्या वाला है सर? वापस आएंगे आकाश जी? बहन जी वापस लेंगी? क्योंकि देखिए होने को तो देखो साहब, कुछ जैसे आपकी वापसी को लेकर जनता लगातार ट्विटर सोशल मीडिया पर लिखती रहती है, ऐसे अब आकाश जी के लिए भी लिख रही है। हाँ, तो जो है देखिए, अगर आप देखें इसमें मैं शुरू करना चाहूँगा थोड़ा सा। ये अगर हम जैसे आपने पूछा कि वो कैसे कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में एक उन्होंने स्पीच दिया था औरंगाबाद में। हाँ, कि भाई मैं देख रहा हूँ सब क्या हो रहा है, मैं सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो वो स्टेटमेंट अशोक सिद्धार्थ जी के थे। अगर आप उनकी गहराई में जाएंगे उन शब्दों की में अब दिखता है। और वो जो आतंकवादी संगठन जो बता दिया था उसको, तालिबान जो बीजेपी को आरएसएस को, वो शब्द बेशक लोगों को पसंद आए हों, लेकिन वो शब्द अशोक सिद्धार्थ जी के थे। क्योंकि ऐसे शब्द बहन जी लिख करके दे नहीं सकती कभी भी अपने उस पे, अब ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो और ये बात, और दूसरी बात आपने जो पूछी कि भाई क्या वो वापस आएंगे, देखिए बहन जी का तो अब दयावान है वो, अब हो सकता ले ले। आपके ऊपर नहीं हुई दया, लेकिन अब पता नहीं मेरे ऊपर क्यों नहीं, अब कितने दिन में जाकर के मेरे ऊपर दया करेंगे। लेकिन बहन जी ले सकती हैं आकाश आनंद जी को, लेकिन उसके बाद फिर ये भी कोई नहीं है कि हो सकता है फिर भी हटा दे। क्या आकाश आनंद जी इस्तेमाल हो गए इस पूरी प्रक्रिया में? ऐसा तो नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने एक तरह से उनको जो आदेश किया गया वो करते रहे, उनको जहां भेजा, जिस राज्य में भेजा, और जो उनको कहा गया, जो व्यवस्था बनाई गई, वो उसे फॉलो करते चले गए। उन्होंने कमांड नहीं कर पाए अपने लाइफ को कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, आई विल टेक चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ। हाँ, ऐसा रहा, वो एक तरह से उनका मिसयूज कर लिया गया। और ये जो है ना, अशोक सिद्धार्थ जी को ये महसूस हो गया कि बहन जी आकाश आनंद जी को कभी भी हटा सकती हैं, तो इसका परमानेंट इलाज किया जाए। उस परमानेंट इलाज के चक्कर में उनको टूल बना दिया इनको आकाश आनंद जी को, और उसमें ये जो है फंस गए। धूप से दिक्कत तो नहीं सर आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहेंगे ऐसे ही। हाँ, ठीक है। 27 के चुनाव के संबंध में बताइए सर कि काशीराम साहब की पूरी मूवमेंट है, पूरे जीवन की कुर्बानी है उनकी, क्या बसपा 2007 वाले आंकड़े दोबारा हासिल कर पाएगी? क्या समाज तैयार है उसके लिए? देखिए समाज तो तैयार है, लेकिन इस समय समाज में निराशा है। अगर उसमें उसको आशा में नहीं बदला, उस पर काम नहीं किया गया, और सभी जो समाज के लोगों में भाईचारा नहीं बनाया गया, उनमें विश्वास नहीं दिलाया गया, और जो नेता वापिस आना चाहते हैं तो वो लोगों को उनको नहीं बुलाया गया, तो समाज में निराशा व्याप्त रहेगी।
और ये निराशा बहुत खतरनाक चीज होती है, ये नेगेटिविटी क्रिएट करती है व्यक्ति के अंदर, तो इससे नुकसान हो सकता है। और अगर काम कर लिया जाए इस पे साहब कांशीराम जी की तर्ज पर, जैसे बहन जी पहले करती थी, भाईचारा कमेटी बनाती थी और सब पे वो काम करवाती थी, उसको काम किया जाए तो फिर हम फिर सत्ता में आ सकते हैं। तो 22 में 13% वोट और 1 सीट जीते थे। हाँ, रसड़ा उमाशंकर, हाँ जी, अभी बहन जी उनसे मिलके भी आई हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हाँ, और 24 आते आते 9% रह गया। हाँ, और उपचुनाव में जो आंकड़ा आ रहा है वो 6-6.5% का आ रहा है। 6.3 है। अब 27 के चुनाव में 2 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल बाकी है। क्या आंकड़ा आपको लगता है वोट का आने वाला बीएसपी के पास? क्या चुनाव द्विपक्षीय हो जाएगा पूरी तरह से, कि एक तरफ जो है, क्योंकि ध्रुवीकरण का मजा तो अखिलेश यादव जी को भी आता है। हाँ भाई एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम समाज को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए मुस्लिम समाज की एक सोच बनी हुई है कि उनके साथ छल हो रहा है क्या आपके हिसाब से? बीजेपी हराई जाए। बीजेपी हराई जाए? हाँ, उनके दिमाग में छल तो तब हो सकता है जब उनकी मंशा के अनुसार काम ना हो रहा हो। जब उनकी मंशा ही बीजेपी हराना है, उनकी मंशा ना तो शिक्षा है कि प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं, ना वो रोजगार की बात करते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक है कि बीजेपी हार जाए, हमारे शत्रु है। और कहीं ना कहीं ऐसी समाज के लोगों में भी ये बात अब मुस्लिम समाज की तरह सोचने लग गया है, ऐसी समाज भी, कि बीजेपी हार जाए। जाटव भी? हाँ, ऐसी स्थिति में आप जाटव भी, सर मेरा सवाल है। हाँ, चमार बिरादरी भी ऐसा सोचती है कि बीजेपी हार जाए। दूसरी बात जो है, अब आपने देखा होगा कि पिछले 2017 के चुनाव में बसपा के पास में भी 22% वोट था और सपा के पास भी 22% वोट था। आज बसपा के पास 6% वोट है और सपा के पास में 38% वोट है। और बीजेपी अपनी जगह इंटैक्ट है, 40-41 42%, 40-42 42%। तो सारा वोट हमारा वहां चला गया, तो इसमें बिरादरी का वोट गया है ना। अभी लोकसभा चुनाव में देखा हमने, जहां पर कभी दूसरी पार्टी का बस्ता लगता था, वहां बिरादरी के लोगों ने गठबंधन के, कांग्रेस के, सपा के बस्ते लेके बैठे थे। तो कहीं ना कहीं अगर हमने उनको लूज छोड़ दिया तो दिक्कत तो आ सकती है। अगर काम किया जाए तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं और हम 150 से ऊपर सीट तो आराम से ले आएंगे और वहीं सरकार फंस जाएगी। और मैं तो ये कहता रहता हूँ कि बहन जी आधा यूपी हमें दे दें, आधा यूपी जिसको चाहे आनंद भाई, आकाश भाई को दे दें, कमजोर एरिया हमको दे दें, मजबूत एरिया उनको दे दें, और उसके बाद में हम अपने एरिया से उनको सीएम बना के दे देंगे। हम तो ये भी सोच सकते हैं। मतलब आधी सीटों पे ही बना देंगे आप कह रहे हैं? हाँ, क्यों बना देंगे, क्योंकि 200 कितनी है, 200 403 सीट, 403, हाँ। तो 200 सीटें हमको मिल जाएंगी, 200 में से 150 हम जिता लेंगे, तो सीएम तो वहीं बन जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है कहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमने काम करके दिखाया है। हमने राजस्थान में लोग कहते थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम वहाँ बिल्कुल, वहाँ बहुत कमजोर स्थिति हो गई थी, हमने वहाँ पर पहाड़, वो मिट्टी के पहाड़ खोद करके वहाँ पानी निकाला हमने, वहाँ पे 6 विधायक जीते हैं। अगर बहन जी वहाँ पे हमको और अशोक साहब को बनाए रखती तो हम कम से कम 15 सीटें वहाँ पे जीतते। वहाँ पे सरकार फंस जाती कांग्रेस की, हम कम से कम अपना डिप्टी सीएम ले लेते और आधार मंत्रालय ले लेते। हम कहते भाई शिक्षा रोजगार हमको दे दो, बाकी काम तुम कर लो, सब कुछ है। पर अब तो अखिलेश यादव का पीडीए चल रहा है ना सर, क्योंकि चर्चा उसी की है, और वो काशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं हर जिले के अंदर आदेशित करके। देखिए वो लोग हैं जिन्होंने साहब काशीराम के नाम के जो बहन जी ने जो जिले बनाए थे उनके नाम पर, उन्होंने बदला। महापुरुषों के नाम पे जितने भी जिले बने उसको बदलने वाले अखिलेश यादव जी हैं। पहली बार इस धरती पे ऐसा हुआ कि प्रमोटेड लोगों को डिमोट किया गया, तो ऐसी, और उन्होंने बिल भी फाड़ा, तो इसीलिए तो वहां से भी समाज, क्या समाज ये नहीं देख रहा क्या सर जो आप बातें बता रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कांशीराम साहब की मेडिकल से, कॉलेज से लेके अस्पताल और जिलों के नाम तक बदल दी है। लेकिन अब समाज के दिमाग में ये बात ही बैठ गई है ना कि बीजेपी रानी है, और अगर हम काम करें अपनी पार्टी की तरफ से तो वो उद्देश्य उनका यहाँ से पूरा हो सकता है। काशीराम साहब की तैयार करी पीढ़ी जो है वो तो आधे से ज्यादा लोग चले गए दुनिया से। हाँ, तो कहीं कोई गैप तो नहीं आ गया, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तैयार नहीं हुई कायदे से? क्योंकि हमारा जो हमारा जो कैडर कैंप है ना, वो हमारा शिफ्ट नहीं हो पाया, हमारा कैडर शिफ्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट पीढ़ी जनरेशन तो आई दूसरी वाली, और जिस समय साहब कांशीराम जब हमारी सरकार गई थी 2012 में, उसके बाद जो लगभग ये 15 साल का जो गैप आया है, इसमें जो माइनर लोग थे वो मेजर हो गए, जो बड़े हो गए, वो अपनी सूझबूझ रखने लग गए, उनको मूवमेंट की जानकारी तो हुई, एक कैडर की जानकारी नहीं हुई। उस चक्कर में ये पूरा का पूरा जो वोट है डिस्टर्ब हो गया। ये कारण रहा।
तो 27 में कुछ देख रहे हैं वैसे संभावना? संभावना मैं तो लगता है कि क्योंकि बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा युवा वर्ग आज भी चाहता है कि वो ना चंद्रशेखर भाई के साथ जाना चाहता ना कहीं। उनको पता है कि चंद्रशेखर जी ने अपनी सीट जीती है और भी सीट जीत सकते हैं, पर सरकार तो बसपा ही बना सकती है। हाँ, सरकार का जो विश्वास है समाज को, पूरे बहुजन समाज को, मैं कहता हूँ जनरल समाज को भी अगर भरोसा है तो वो केवल बहन जी के ऊपर है, वो बीएसपी के ऊपर है कि ये सरकार बना सकती है, चला भी सकती है। और ये जो क्या नाम अखिलेश, ये क्या नाम चंद्रशेखर भाई जो है, ये तो आपने देखा होगा बसपा से 16% वोट निकल गया जब से अखिलेश भाई, जब से ये चंद्रशेखर भाई फील्ड में आए हैं, लेकिन उनके पास नहीं गया आधा % वोट भी ओवरऑल अगर लगाया जाए। मतलब बसपा का जो वोट घटा है वो आजाद समाज पार्टी के पास नहीं गया। इसका मतलब समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उनका बैरियर बन के खड़ा हुआ है कि मूवमेंट को वहां शिफ्ट नहीं होने देना है, वरना आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो सकती है। कुछ जनता के भी सवाल हैं, वो पूछूंगा। कुछ 2-4 सवाल और भी मेरे जहन में है। इसका पासवर्ड क्या है जिससे सवाल पूछ सके? सवाल है बताइए। तो एक सवाल सर मेरा ये है कि 27 का कार्यक्रम है, उसमें आपने किस किस को न्योता दिया है? कौन वक्ता होंगे उसमें? कौन मंच पे नजर आएगा? देखिए, उस पे मंच पे कोई कुर्सी नहीं होगी किसी की भी। आपकी भी, हमारी भी नहीं होगी, हम भी नीचे बैठेंगे। तो मंच पे कौन होगा फिर? मंच पे कोई नहीं होगा, सब लोग नीचे बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे नेता हैं वो। अच्छा। जो वहाँ आएंगे वो सभी नेता हैं, सबकी सूझबूझ है। इधर से एक व्यक्ति का इधर से नाम बोला जाएगा, केवल वहां पर 2 पोडियम लगेंगे, एक एंकरिंग करने वाला, एक बोलने वाला। नीचे वो बैठे होंगे सब लोग, वहाँ उसका नाम बोला जाएगा ऊपर से। उसके बाद वो बंदा जाएगा ऊपर, वो सज्जन जाएंगे और जा करके अपनी बात रखेंगे, नीचे आकर के बैठ जाएंगे और उनके जो उनके पॉइंट्स हैं वो लिख लिए जाएंगे और आखिर में जाकर उनको निष्कर्ष उनका निकाल। कौन करेगा मंच संचालन? आप करेंगे? नहीं, मैं भी नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से पूरे प्रोग्राम को जो है वो करने के लिए कोई अमुक व्यक्ति करेगा, कोई व्यक्ति वहाँ पे जो डिसाइड होगा वो करेगा। तो जनता ट्विटर पे आपके पास आने से आधा पौना घंटा पहले मैंने एक ट्वीट करके जनता से पूछा, क्योंकि आपका नाम भी उस पॉडकास्ट के सुझाव लिस्ट में आया था। तो अभिषेक गौतम जी हैं, एडवोकेट अभिषेक गौतम, कहते हैं कि बहन जी ने मान्यवर साहब के देहांत के बाद साहब के कार्रवाई को आगे बढ़ाया है या पीछे धकेला है, और बहन जी का विकल्प कौन बन सकता है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि आगे बढ़ाया है, क्योंकि साहब कांसीराम तक हम लोग जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन हम मानते हैं कि साहब कांसीराम के एफर्ट्स थे पीछे वाले, लेकिन बहन जी का भी योगदान था और उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दी। तो साहब कांसीराम का मूवमेंट ही तो उन्होंने आगे बढ़ाया था, तो इस तरह से बढ़ाया है। लेकिन अब जो है किसी वजह से जो है मूवमेंट जो है या वोट परसेंटेज डाउन चला गया है, तो मैं ये कहूँगा कि आगे बढ़ाने वाले जो उन्होंने सवाल पूछा तो आगे तो बढ़ाया है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि भाई विकल्प कौन बन सकता है, ये तो समाज तय करेगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये समाज के हाथ में है। आपके अंदर राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की महत्वाकांक्षा है या नहीं है? महत्वाकांक्षा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अगर समाज जिम्मेदारी देगा इस मूवमेंट को चलाने की, तो मैं उसको चलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ पूरे देश में। ठीक है। सबसे अच्छा आपके हिसाब से बसपा का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं, आकाश जी हो सकते हैं, रामजी गौतम, या चंद्रशेखर हो सकते हैं? ये सवाल यहाँ से उठाया गया है, एडवोकेट अभिषेक गौतम का सवाल है ये। देखिए, ये बात ये है कि भाई आपने इन 4 नामों को, 5 नामों को उन्होंने बताया कि भाई ये कैंडिडेट है, इन्होंने फॉर्म भरा एक तरीके से, इनमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा, तो ये तो सिलेक्शन होने पर पता चलेगा कि किसका सिलेक्शन करता है समाज। लेकिन ये आप इनके अनुसार बोल रहे हैं हम लोग, इनके 4 विकल्प हैं, इनके 4-5 विकल्प हैं, और लोग के और भी हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक नाम हमारा भी रखा है। तो ये समाज तय करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सन 2027 के चुनाव के बाद समाज उसकी तरफ रुख कर जाएगा और लोगों को दिख जाएगा कि समाज किसका चयन कर रहा है, और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 के बाद किसी एक व्यक्ति की तरफ समाज जाएगा, 4 टुकड़ों में नहीं बटेगा। मूवमेंट को समझने वाले लोग एक का चयन करेंगे। अमन का सवाल है कि बहन जी ने आपको पार्टी से बाहर क्यों निकाला था, असल कारण क्या रहा? भाई, एक तो ये है कि सबको पता है कि भाई हमने राहुल गांधी को विदेशी बताया था, तो बहन जी ने कहा कि भाई ये तो इनका जो है ये पर्सनली किसी पे वो किया है, अटैक किया है, तो ये हमारी पार्टी के उसमें नहीं आता है, तो निकाल दिया हमको। नरेंद्र कुमार जी का सवाल है कि भाजपा से लड़ने के लिए क्या सही रणनीति हो सकती है आपके अनुसार बसपा की?
साहब कांसीराम के रास्ते को फिर से तैयार करना, उनके जो मूवमेंट को फिर से खड़ा करना, चाहे फिर सामने कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, यही तरीका है। धूप है सर, दोबारा पूछ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो राजस्थान में धूप में खड़ा होकर मैंने भाषण दिया। हाँ। अमित कुमार का सवाल है कि जब बहन जी ने आकाश आनंद जी को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी बनाया था तो आप उनके खिलाफ क्यों थे? देखिए, आज उस बात को हम ये कह सकते हैं बहन जी खिलाफ क्यों हैं। बहन जी भी तो आज खिलाफ हैं। यही बातें मैंने पहले कही थी कि दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस समय किसी व्यक्ति को तैयार करने का समय नहीं है। अब तो तैयार हुआ व्यक्ति को जिम्मेदारी देने का समय है, क्योंकि सामने जो विरोधी जो है ना, पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है सामने। तो ऐसी स्थिति में मजबूत व्यक्ति होना चाहिए जो उससे थोड़ा लगता भी हो कि भाई हाँ लड़े। तो ये जो बात आज मुझसे पूछ रहे हैं, ये बच्चे जो पूछ रहे हैं, ये बात तो आज बहन जी ने खुद बोल दिया, इसका उत्तर दे दिया। अगर आने वाले समय पार्टी में जिम्मेदारी नहीं मिलती है आपको, तो क्या आप नए विकल्प या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे? हम पहले बीएसपी को पूरा समय देंगे। 2027 ले लेंगे, 2029 ले लें, जब तक बीएसपी से जरा सी भी आस है तब तक हम बीएसपी के साथ चलते रहेंगे। 27 में आप मूक दर्शक रहेंगे या पार्टी के लिए आप पार्टी के पक्ष में काम करेंगे? 27 में कहा है कि हम जितने बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा करेंगे और उसमें हम बातचीत करने के बाद देखेंगे कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी है, तो हम बसपा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और उसके बाद 1000 लोग हों जी, उसके बाद तो पार्टी बनाएंगे, फिर नहीं बच पाएगी। अगर बसपा हम 27 का समय भी देंगे, 29 का समय भी देंगे, अगर उसके बावजूद भी बसपा के पास वोट नहीं बच पाता है और किसी और व्यक्ति का चयन समाज नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम समाज से बात करेंगे कि भाई अब क्या करना चाहिए मूवमेंट को। तो इसमें तो एक पैराडॉक्स भी नजर आ रहा है सर मुझे कि आप अगर काफी मेहनत करते हैं सक्रियता के साथ और युवाओं को जोड़ते हैं और एक मुहिम खड़ी हो जाती है कि चलिए बहन जी को एक आखिरी बार, क्योंकि बहन जी का ये आखिरी चुनावों में से एक है, वैसे तो बहन जी दीर्घायु हो, हम चाहते हैं स्वस्थ हैं वो, लेकिन एक और केवल बहन जी की बात नहीं है, पार्टी के आंकड़ों के हिसाब से भी है कि इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपने हाथ पैर मारे, तैयारी करी, मेहनत करी और बसपा की सीटें बढ़कर आ गई, 150 आ गई, या चलिए मान लेते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, तो फिर आपका जो महत्वाकांक्षा या सपना है वो तो धरा रह जाएगा? नहीं, मेरा सपना धरा नहीं रहेगा, मेरा सपना तो पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा? मेरा उद्देश्य यही है कि ये काम आगे बढ़े। तो पार्टी कैसे बनाएंगे फिर? मैं पार्टी बनाऊंगा क्यों? फिर नहीं बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? अगर बसपा में जान आती है, बसपा आगे बढ़ती है, तो मैं बसपा के लिए काम करता रहूंगा, चाहे मुझे बसपा में ना भी लिया जाए। और अगर बसपा खत्म होती है, बसपा को अगर दिक्कत आती है, वोट सब खिसक जाता है, तो ऐसी स्थिति में मूवमेंट को अनाथ कैसे छोड़ देंगे? ना तो वोट चंद्रशेखर भाई के पास जा रहा है, ना वोट बसपा के पास बच रहा है, तो क्या हम इस मूवमेंट को अखिलेश के पास और राहुल के पास गिरवी रख देंगे क्या? ये भी तो ठीक नहीं है ना। ये मूवमेंट खड़ा किया, कल को वे लोग क्या कहेंगे कि यार देखो ये काशीराम एक अम्बेडकर आए थे, हमारी व्यवस्था को हिलाने के लिए वो बोलते थे, आज देखो उनको कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आज उनके मूवमेंट को कांग्रेस सपा चलाएगी क्या? तो ऐसी स्थिति की बात है, बिल्कुल लास्ट में जाकर के जी। पर करेंगे कैसे सर? क्योंकि संसाधन तो आपके पास होंगे नहीं, संसाधन तो पार्टी के पास ही होंगे, चाहे रिजल्ट कितना ही खराब हो जाए। संसाधन समाज के पास होते हैं, तय समाज करता है। आज लगभग 9 लाख लोग समाज के चिंतित हैं मूवमेंट को लेकर के। उन 9 लाख लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जिसकी नींव हम 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ में रखेंगे कि भाई आप इस मूवमेंट को बचाने के लिए काम करो, परेशान मत हो, इसी मूवमेंट से रास्ता निकलेगा। अगर ये कमजोर हो गया मूवमेंट, तो रतनलाल जी जैसे लोग ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस को और सपा को वोट दो। कुछ लोगों को लग रहा है आप 27 अप्रैल को ही पार्टी बनाने वाले हैं। हाँ, तो उनकी गलतफहमी है, ये हमारी पूरी हो जाएगी, लोगों को चल जाएगा पता। कुछ लोग कहते थे कि ये जो है वहाँ मीटिंग कर रहे हैं बड़ी बड़ी तो पार्टी बनाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि इटावा में बनाएंगे, उनकी बात निकल गई। और उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा 15 मार्च को बनाएंगे, वो भी निकल गई। अप्रैल को भी देख लेना। मैं आखिरी समय तक बसपा को बचाने के लिए काम करता रहूंगा। मैं ऐसा एक उदाहरण पेश करूंगा, 7 साल मुझे हो गए हैं इस पार्टी मूवमेंट के लिए काम करते हुए। ऐसा कोई और नाम हो इस देश में तो मुझे बता दो आप। एक सवाल है कि बसपा में वापस जाने के लिए सीधी सी पर्ची कटती है, आप पर्ची कटवा के सदस्य क्यों नहीं बने? पर्ची मेरी कई बार कट चुकी है, मैंने जो सदस्य भी मैं बना हूँ उस पर एक बार बवाल भी मचा था बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद में जो है फिर हमको जो है बात यह है कि समाज के जो ये लड़के हैं, बच्चे हैं या जो नेता लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई जयप्रकाश की जो है
बहन जी अपने मुंह से एक बार अनाउंसमेंट कर दे कि भाई इस लड़के को पार्टी में लिया जाता है, ऐसी समाज की उम्मीद है। वो पर्ची कटवाने को वो पूरा योग्य मानते नहीं है कि वो पार्टी में आ गए। एक सवाल सर सनी के तरफ से आया है कि आप ऑन कैमरा तो मिशनरी होने की बात करते हैं, बसपाई होने का दम भरते हैं और बहन जी को अपना नेता मानते हैं और बसपा को कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है तो आप बहन जी की बुराई करते हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो मैं ऑफ कैमरा बोलता हूँ आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं आखिरी समय तक बसपा को बचाने के लिए काम करूंगा। यही बात मैं उस समय कहता हूँ। अगर बसपा नहीं बचती है तो फिर क्या करना चाहिए, यही बात मैं ऑफ कैमरा बोलता हूँ। ये दर्द है। इस बात को तो आप, मैं कह रहा हूँ, बीएसपी के बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग, बड़े बड़े पद वाले लोगों से आप बातचीत कर लीजिए। वो वहां पर बोलते हैं कि हम सरकार बनाएंगे मंच के ऊपर, और नीचे आके बोलते हैं कि आप नहीं बन पाएगी। उनका आप क्या बोलोगे उनके लिए बारे में? आप, मैं सबके बारे में जानता हूँ। मुझसे फोन पे, जो मुझसे मिलना नहीं चाहते मुझसे फोन पे बात करते हैं। जो वहां जाकर ये बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो मुझसे आके बोलता रहे साहब कुछ नहीं हो पाएगा। जो जाकर के बहन जी को बोलते हैं जी बहन जी पार्टी के मीटिंग के अंदर, और वो कोठी में से बाहर निकल के मुझे कॉल करते हैं कि भाई साहब ये तो बहुत गलत हो गया। इसका आप क्या करोगे बताओ? तो ऐसी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको रिकवर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सवाल है सर चंद्र प्रकाश जी का कि कभी पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, आज ऐसी क्या गलती हुई कि बहुजन मिशन तो चल रहा है लेकिन सत्ता में नहीं है और सीट भी एक ही है? बहुजन मिशन चलता तो फिर सत्ता में हम बने रहते। बहुजन मिशन पे थोड़ी दिक्कत आ गई है, साहब कांशीराम का रास्ता हम लोग भूल गए। सब पदाधिकारी तो कह रहे हैं कि पार्टी नहीं मिशन है, मिशन चला रहे हैं हम। हाँ, तो लेकिन काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मिशन का काम तो आगे बढ़ता है। ये तो एग्जाम्पल आप बहुत लोग देते हैं कि भाई बीजेपी इतने साल से जो है सत्ता में नहीं थी, वो नहीं थी, लेकिन उनका मिशन तो चल रहा था ना। उनका मिशन चलता रहा तो हमारे उनका काम आगे बढ़ गया आज। और उस मिशन को काउंटर करने के लिए साहब कांशीराम बीच में आए, लेकिन साहब कांशीराम का वो मिशन जो है थोड़ा सा भी चल नहीं पा रहा। भाईचारा वाला जो मामला था, अब इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। सर हिमांशु का सवाल है कि नया दल बनाने का आरोप लग रहा है, उस पर सवाल हो चुका है वैसे। हाँ, उन्हें क्या इस बयान को वो ज्यादा खंडन करेंगे अगर सच नहीं है तो? ये बात खंडित करते हैं इस बयान को हम। नया विकल्प की कोई ऐसी तैयारी नहीं है हमारा। सिर्फ इतना है, मैंने एक पोस्ट में भी डाला था कि मेरे धैर्य की सीमा को चेक करना है तो उसको मेरी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आखिरी समय तक बसपा को बचाने के लिए काम करूंगा, और अगर बसपा नहीं बचती है तो फिर समाज के लिए हम सोचेंगे। क्या आप जीवन भर निस्वार्थ रूप से बीएसपी को ही मजबूत करते रहेंगे या इसी अप्रैल महीने पार्टी गठन कर देंगे? मैंने जैसा कहा बिल्कुल कि ये लोगों के दिमाग में ये सवाल ज्यादा आ रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं 27 अप्रैल को जयप्रकाश जो है वहाँ पार्टी बनाएगा, जगह जगह से नेता को इकट्ठा कर रहा है, बुद्धिजीवियों की बात कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं वो धीरे धीरे कुछ दिन बाद ये कहना शुरू करेंगे कि जयप्रकाश अपनी जगह ठीक है। भीम कुमार जी कह रहे हैं कि सर क्या आप बहन जी से जाकर कहेंगे कि पिछली जो गलती हुई वो आगे कभी नहीं होगी और हमें वापस ले लीजिए? हाँ बिल्कुल कह देंगे, कोई रास्ता अगर बनता है तो, क्योंकि मैं तो कई बार कोठी तक गया भी हूँ, लेकिन मैं चंद्रशेखर भाई की तरफ शो नहीं करता कि भाई, क्योंकि वो कोई तरीका नहीं है, वो तो एक तरह से ना जाने का तरीका है। मैं तो कोठी तक गया हूँ, मैंने लेटर भी दिया है और मैंने कॉल भी किया है, मैंने फ़ोन भी किए हैं। वहाँ से ये भी मैसेज आया है कि वे बहन जी जो है हम बहन जी को बता देंगे और उसके बाद में बोलेंगी तो आपको बात करा देंगे। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ आखिरी सवाल है। पवन है सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। उनका सवाल है कि आपने आदरणीय बहन जी के लिए एक शर्मनाक टिप्पणी क्यों की थी? वो कौन सी टिप्पणी की बात कर रहे हैं? मुझे शर्मनाक की वो जगह बात कर रहे हैं, शर्मनाक की बात अगर वो कर रहे हैं तो वो शायद उस समय की बात, उसको वो शब्द गलत यूज कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि आनंद कुमार जी और आकाश आनंद जी ये जो है बहन जी से पैसे मांगते रहते हैं अपने काम के लिए, अब बहन जी पे प्रेशर बनाते हैं और बहन जी को फिर वो काम पूरा करना होता है, इसलिए बहन जी को डिस्टर्ब करते हैं लोग। ये आज बहन जी ने खुद अपनी बातचीतों में ये कह दिया है कि इन लोगों ने, रिश्ते नाते के लोगों ने मुझको जो है परेशान कर रखा है और मैं इन रिश्ते नातों को कुछ नहीं मानूंगी। मेरे लिए मूवमेंट जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, मूवमेंट सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है। मिशन और महत्वाकांक्षा एक साथ चल सकते हैं क्या? ये सवाल आया रोहित की तरफ से। नहीं चल सकते। ये आपको आपके मेरे लिए अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर केवल मिशन है, लेकिन ये ऐसे ही मान सकते हैं जैसे कुछ लोग ये कहते थे कि कांशीराम अपने आप को अम्बेडकर बनना चाहता है, अम्बेडकर की जगह शो करता है। तो जो लोग ये कहते थे कि कांशीराम अपने आप को अम्बेडकर की तरह शो करता है,
आगे जाकर जब सफलता मिली तो साहब कांशीराम को ने काम आगे बढ़ाया, तो वही लोग पीछे से नारे लगाने लगे कि काशी बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम कांशीराम। जो व्यक्ति काम करेगा वो उसको ये सम्मान समाज देता है, और जो नहीं करेगा वो बीच में खत्म हो जाता है। ये स्थिति है। तो ये इन बच्चों की भावना को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक दिन ये लोग याद करेंगे सारे बच्चे कि अगर जयप्रकाश नहीं होता तो ये मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता, खराब हो जाता। लेकिन जयप्रकाश ने पता नहीं किस तरीके से सूझबूझ के साथ में और देश के बुद्धिजीवी लोगों को साथ में लेकर के इस मूवमेंट को कैसे बचाया, ये जयप्रकाश जानता है। लेकिन आज इस मूवमेंट की हमारे पास सरकारें भी हैं, और हमने ये कहा है कि जैसे साहब कांशीराम ने टूटी चप्पल पहन करके, बिना मडगाड़ की साइकिल पर चल के, मुर्दों के कपड़े पहन करके हमको सीएम बना के दिया है, तो हम असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का पीएम इसी मूवमेंट से बना करके देंगे। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। रतन लाल जी की इस पे काफी टिप्पणियां हैं तंज कसते हुए कि पीएम बनाएंगे, हुक्मरान बनेंगे। हुक्मरान शब्द का मजाक उड़ाते हैं वो लगातार। तो ये लोग, ये तो उन लोगों में आते हैं ना जो कभी साहब कांशीराम का मजाक उड़ाते थे। अरे ये सरकार बनाएगा, इसके पास कपड़े तो है नहीं, इसके पास साइकिल पे घूमता है, पिंचर के पैसे नहीं है, सरकार बनाएगा ये। तो उन पे भी तंज कसते थे, बाबा साहब पे भी कसते थे, बुद्ध पे भी कसते थे लोग। तो ये उन्हीं श्रेणी के एक व्यक्ति हैं। आप देख लेना, जब बन जाएगी सबसे पहले पीछे खड़े हो पाएंगे, जयकारे लगाएंगे। इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये कांग्रेस की जो बड़ाई करते हैं, मैंने देखा था एक वीडियो में, उन्होंने वो दिया, उन्होंने वो दिया। अरे भाई, अगर ऐसा होता तो साहब कांशीराम को पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? तो कह रहे हैं सारी शिक्षा और सारी नौकरियां जो है कांग्रेस की देन है। लेकिन छाछ मट्ठा दिया है, क्रीम तो वो खुद ले गए। छाछ मट्ठा दिया, क्रीम वो खुद ले गए। तो ये इनको यही नहीं पता कि भाई जो है नुकसान क्या किया है। इनको पता होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि कांग्रेस से जो है ना, कांग्रेस को वोट दिला करके बीजेपी को हरवा लो, इनका कुछ वहां पे कुछ बन जाएगा। ज्यादातर लोग ये ऐसे लोग होते हैं। क्या बीएसपी में नहीं शामिल हो सकते बहुत सारे जो एक्टिविस्ट युवा या जो प्रोफेसर बुद्धिजीवी हैं? कोई आसान तरीका नहीं है ना बसपा में शामिल होने का कि आवेदन भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि वो ना भी करे बीएसपी शामिल, आपको शामिल तो जयप्रकाश को भी नहीं कर रखा। तो आप अगर मूवमेंट को समझते हैं, साहब कांशीराम ने भी कहा था कि अगर कांशीराम भी तुमको पार्टी से निकाल देगा तो ये मूवमेंट से नहीं निकाला जा सकता। आपके लिए पूरे देश पड़ा हुआ। तो शामिल हो चाहे ना हो, मैंने बहुत प्रयास किए शामिल होने के। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब नौकरी सरकारी छोड़ी थी, तो इसलिए थोड़ी छोड़ी थी कि पत्रकारिता के अवार्ड लेंगे, या इसलिए छोड़ी थी कि शायद मिशन का काम कर पाएंगे। लेकिन वहाँ कोई ऐसा पद ही नहीं बन पा रहा, या सोशल मीडिया। लेकिन आप फिर भी कहीं नहीं गए। नहीं, हम तो कहीं जाने नहीं वाले थे, जाने वाले भी नहीं है। अगर सभी लोग घर को छोड़ के चले जाएंगे इसको, तो फिर आगे की पीढ़ी को हम क्या देंगे? साहब ने कहा है कि ये मैंने सुना है, पढ़ा है कि ये कोई मायने नहीं है कि भाई पिछली पीढ़ी ने हमको क्या दिया। इससे ज्यादा मायने इस बात के हैं कि हम अगली पीढ़ी को क्या देखें। सही बात है। एक छोटे से मुझे एक सेकंड का वो मुझे याद आ रहा है कि किसी बुजुर्ग ने, 90 साल के बुजुर्ग ने कोई पेड़ लगाया, तो बच्चे पूछने लगे कि बाबा आप तो इसके फल खा ही नहीं पाओगे, आप तो मर जाओगे, आप तो कुछ दिन में, तो फल बहुत दिन बाद आएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो पेड़ के फल मैंने खाए हैं वो मैंने नहीं लगाए थे, हमारी पहली वाली पीढ़ी ने लगाए थे। तो ये पीढ़ी जो काम करेगी वो अगली पीढ़ी को लाभ होगा। और सभी लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे तो अगली पीढ़ी को हम क्या देंगे? इसलिए हमने ये तय किया है कि चाहे हमारा कुछ भी हो चाहे ना हो, लेकिन हम इस मूवमेंट पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे और अगली पीढ़ी को हम एक अच्छा मैसेज देंगे। कुछ अन्य सवाल सर, कि क्या अम्बेडकरवाद मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है आपके हिसाब से? मजबूत हुआ है। मजबूत हुआ है, मजबूत। क्योंकि मैं एक बड़े नौकरी पेशा तबके को देख रहा हूँ जो कि अब बाबा साहब की तरफ नहीं है, वो शायद धार्मिक कर्मकांड या इन सब चीजों में ज्यादा उसको मजा आ रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे सही हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ पहले की अपेक्षा मजबूत हुआ है। पहले की अपेक्षा पहले वो 90% लोग बिजी थे इन कांडों, इन चीजों में आस्था रखते थे, लेकिन आज के डेट में वो 70% बचे हैं। 30% हमको ये जो है 20% और इजाफा हुआ है। आप वीर सिंह जी के साथ थे जो राज्यसभा के सांसद थे, तो उनके साथ क्या संबंध रहे आपके आखिर तक? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके निष्कासन में उनका हाथ रहा हो? कोई किसी का हाथ नहीं रहा। किसी का हाथ नहीं, मुझको सभी किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे भी आप नहीं? कुछ नहीं, मैं किसी की कोई गलती नहीं मानता। ये सब मुझे प्यार करते थे, चाहे अशोक सिद्धार्थ जी हो और चाहे ये वीर सिंह एडवोकेट हो, जिन लोगों के साथ ही मैंने काम। वो तो खुद ही पार्टी में नहीं जो लोग आपको प्यार करते थे। हाँ, तो मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, उस समय। हाँ, लेकिन ये लोग मुझसे ये कहते थे कि भाई अब तुम जाओ अपने घर पे
और तुम्हारे यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। आज देखो वो सपा बीजेपी में चले गए, मैं आज भी अपने घर में ही हूँ। बेशक मुझे बाहर निकाल दिया, मैं चौखट पे खड़ा हूँ, मैं यहीं रहूंगा। सर कुछ निजी सवाल हैं कि परिवार से आप टच में हैं अपने? गलत फहमी है, लोगों का गलत कहना। मेरा सवाल है कि है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप उनके साथ संपर्क में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आपने नाता पूरी तरह तोड़ दिया है? हाँ, जिस दिन से हमारे जो है मैं छोड़ के आया हूँ तब से मेरा कोई नाता नहीं है। ऐसा हो सकता है जिसको लोग काउंट करते हो, जैसे किसी मीटिंग में वो मिल गए, मेरे सामने आगे लेके मैंने उनसे बात नहीं करी, वो सोच सकते हैं कि जयप्रकाश ने बुलाया होगा। मेरा उनसे ऐसा कोई संबंध आप बताना चाहें कौन कौन लोग हैं आपके? आपके भाई भी हैं आपके? हाँ, मेरे भाई भी हैं, 2 भाई हैं मेरे बड़े। भाई बहन है कितने हैं कुल? बहन नहीं है, भाई है दोनों बस। अच्छा, माता पिता? हाँ, दोनों हैं। सभी लोग वहीं रहते हैं जहाँ हाँ, आपका बचपन बीता है? आपको खोड़ा में? खोड़ा में रहते हैं मम्मी पापा, और एक भाई दिल्ली रहता है। शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई थी सर आपकी? नर्सरी वगैरह कहाँ पढ़े थे आप? ABCD देखा जाए तो ABCD कह तो अपने गांव में सीखे थे। गांव में कहाँ? शाहपुर पड़ता है हमारा। कहाँ पड़ता है ये जो है यहाँ पर दादरी। अच्छा, और उसके बाद में दिल्ली में। खोड़ा में? नहीं, दिल्ली में। तो आप तो एक तरह से अब संबंध विच्छेद जिसे कहते हाँ, हैं, बिल्कुल, हमारा कोई संबंध नहीं। आप राजी खुशी भी नहीं लेते उनकी? नहीं लेते, नहीं लेते आप? नहीं लेते। हाँ, एक दोस्त है हमारा आदेश नाम का, वो कभी कभी बताता रहता है कि ये चल रहा है वो चल रहा है, अपनी तरफ से भी कुछ नहीं होता। तो आपको जब कोई समस्या या किसी, मान लीजिए कोई बीमार है, तो आप उससे आहत होते हैं? नहीं, कुछ नहीं नहीं होते होता ना मुझे तब, मैं तो कई बार बीमार भी पड़ा हूँ, और उन्होंने कहा कि भाई उससे बोलो कि घर पे वापस आ जाए। तो मैंने कहा मैं इस कमरे में मर जाऊंगा लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मुझे वहां जाना नहीं है। कोई और भी कारण है इस निर्णय का? नहीं, कोई और कारण? लोगों ने मुझे पे एलिगेशन लगाए हैं चीज के, कि जैसे उसको जयप्रकाश को मार के भगाया है, या कुछ वैसे एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। कौन किसी को मार के, किसी का माँ बाप कोई किसी को क्या मार के भगाता है? ऐसे कहा गया कि झगड़े वगड़े करता था जयप्रकाश, जबकि ऐसा कुछ नहीं। चलिए, आखिरी सवाल है सर कि अब 27 के लिए आपकी कुछ योजना है? जैसे पहले आपने रथ चलाया था, तो इस बार आप क्या कुछ करने वाले हैं नया? अभी मेरा सिर्फ ये विचार है कि भाई जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कांग्रेस और सपा की तरफ वोट डलवाने का मन बना रहे हैं, उनको रोका जाए, उन पर काम किया जाए। क्योंकि हम लोग जो है पीछे पब्लिक में हम लोग काम कर रहे थे, नीचे रथ यात्रा के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम जाके के देखते थे कि हम गांव में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, और वे लोग अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे लोग पूरे बोर्ड को बहा करके ले गए। तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम पढ़े लिखे लोगों पे, बुद्धिजीवी लोगों पे हम लोग काम फोकस करेंगे। तो इसलिए लेकिन हमारा जो है उद्देश्य यही रहेगा कि भाई बसपा को मजबूत करो। क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जैसे 9% वोट था हमारे पास, उसमें 22 में 13 था। हाँ, 22 में 13 था, 24 में 9 हो गया, लोकसभा में 9 था, 9 हो गया था। तो उस 9% की जगह पर हम लोग जो है 6% पे आ गए उपचुनाव में। अगर ऐसा ही हो गया, ये वोट कमजोर हो गया, 6% भी आ गया ना अगली बार चुनाव में, तो तब भी हमारी पार्टी की राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, मान्यता भी खत्म हो जाएगी, स्टेट पे आकर के रह जाएगी। और ये भी सुनने में आ रहा है, मुझे पुराने नेता बता रहे हैं कि हाथी भी आपसे तो स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा 6% में, तो हाँ, तो राज्य पार्टी का क्राइटेरिया वो नहीं पूरा होगा 6% में। वो ये बताते हैं कि भाई 2% जो है विधायक होने चाहिए, और अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास 8% वोट होना चाहिए। 8% वोट। तो अगर इन दोनों में पूरा नहीं कर पाएगा तो यहाँ से चली जाएगी। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये हमारे हाथ से ये हाथी चला गया, ये पार्टी चली गई, क्योंकि ये पार्टी लोगों के जो है कानों तक पहुंची हुई है, बसपा का नाम पूरे देश में, और जो हाथी चुनाव चिन्ह वो लोगों के दिल तक पहुंचा हुआ है। तो अगर ये दोनों चीज निकल गई तो दूसरे को पहुंचाने में बहुत समय लगेगा, बहुत दिक्कत आएगी। और हमारे हाथ से हाथी चला गया तो बुद्ध की विरासत, बाबा साहब की विरासत, ये हमारे हाथ से खिसक जाएगी। साहब कांस्याम का संघर्ष खराब जाए। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्लोजिंग सवाल है मेरे, क्योंकि आजकल पीडीए की मूवमेंट को वही लीड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सपा का रुख भी कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये मानता हूं उनके लिए कि वहां से आपका मूवमेंट नहीं चल सकता। समाजवाद की बात हो रही है। हाँ, समाजवाद की बात करें, समाजवाद जो जिसके ऊपर स्टैंड करता है, अगर हम उसकी विचारधारा की भी बात की जब करें, सामंतवाद की भी कहीं बू आती है आपको इस समाजवाद में? मान सकते हैं, क्योंकि वो लठैत वर्ग
जो अत्याचार उत्पीड़न करता आया, देखिए उसने मैं उस अम्बेडकर पार्क तोड़ने की बात कर दी, जो बिल फाड़ देता है आरक्षण का, उसका हृदय परिवर्तन सच में हो गया या फिर दिखावा है ये? उस पार्टी को गलत मान सकता हूँ लेकिन उस बिरादरी को गलत नहीं मान सकता। नहीं, बिरादरी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नेता की और राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ। कि उस नेता की जो राजनीति है वो ईमानदार है या मुखौटा है इस समय ये? हाँ, वो तो मुखौटा ही है, क्योंकि उसके तथ्य हमने आपको पहले दिए। हाँ। उन्होंने जो बिल फाड़े या जो भी कुछ करे, या बहन जी की मूर्ति तोड़ दी उन्होंने, और पारकों को ये बोल दिया कि भाई ये तो अय्यासी के अड्डा है। तो इस तरह के जो शब्द सारे जिले के महापुरुषों के नाम उन्होंने बदल दिए, पंचशील नगर, जेपी नगर। तो और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता वो ये था कि अगर उनकी हम विचारधारा की भी बात करें, समाजवाद जो आया है वो मार्क्सवाद से आया है, और मार्क्सवाद जो होता है वो बेस्ड होता है इकोनॉमिक पे, क्लास पे, वो हाँ है ना, पैसे की, आर्थिक पोजीशन पे, वर्ग की बात होती है। जहां पर गैर बराबरी की व्यवस्था आर्थिक आधार पर होती है वहां पर मार्क्सिज्म कामयाब होता है। लेकिन भारत देश के अंदर गैर बराबरी की व्यवस्था का आधार जाति है, तो यहाँ पर ये समाजवाद मार्क्सवाद नहीं चल पाएगा। ये तो थोड़ा सा ही हमारी कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से ये लोग सफल हो पा रहे हैं, और अगर गलती ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते लोग। ये इनकी तो जो यादव बिरादरी है वो खुद बहुजन कॉन्सेप्ट पे इधर आती है। पर बहुसंख्यक तो है ये। कौन? ओबीसी वर्ग जो है पूरा। ओबीसी वर्ग ये है बहुसंख्यक, ओबीसी तो है ही, तो सभी लोग जानते हैं कि 52% लोग। जो पूरी कांशीराम साहब की मूवमेंट थी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो अब दलित समाज के हाथों से कोऑप्ट हो गई है, वो और लोगों ने उसको लपक लिया है तरह तरह से? नहीं, क्योंकि बसपा उतने सक्रिय उन मुद्दों पे, उन विषयों पे नहीं रही। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि अगर वो उसको लेके भी चलते हैं, ओबीसी समाज के लोग भी इस मूवमेंट को लेके चलते हैं, तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं। जागरूक तो हुआ है, वो जागरूक हुआ है, और वो अगर आज दिखावा कर रहा है तो कल असलियत में भी आएगा। आप देखें, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, और चाहे पेरियार लाल सिंह यादव हो, चाहे रामास्वामी नायकर हो, चाहे ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज हो, बिल्कुल, ये सब ओबीसी समाज के नेता हैं, बिल्कुल, जिन्होंने पैसा दिया था पढ़ने के लिए। सयाजीराव गायकवाड़ वो खुद पाल समाज से थे, ओबीसी समाज के। चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने मूवमेंट को पहले गति दी है। अगर ये अभी भी इस मूवमेंट को आगे लेके चलते हैं ईमानदारी से, तो हम तो पहले भी साथ देते आए, आगे भी साथ दे देंगे। और अगर हम लोग ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो हम उनसे अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दो, मिलकर बढ़ाओ। ये किसी जाति विशेष का मूवमेंट नहीं है, ये तो पूरे मानव जगत का। एक सवाल रह गया, मुझे याद भी आ गया, एफआईआर हुई थी आपके ऊपर कुछ, वो बंद हो गई है, खत्म हो गया, मुकदमा चल रहा है? अब वो मेरे पास में उसकी वो आए थे नोटिस वगैरह, तो जो है मैं गया भी था, मैंने वकील भी किया था। कौन है शिकायत करता, उसमें व्यक्ति कौन है? वो तो उस समय के जिलाध्यक्ष थे, तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे, तत्कालीन। गौतम बुद्ध नगर वाले? गौतम बुद्ध नगर वाले थे, और भी कई जगह के लोग थे। अच्छा। लेकिन जो है हमें पता है सब वो परिस्थिति थी। क्या धाराएं हैं उसके अंदर? वही फ्रॉड वगैरह थी 420 वाली, कि भाई इसने हमारे नाम पर पैसा इकट्ठा किया है, झंडा का मिसयूज करता है, फोटो का मिसयूज करता है। तो झंडा लेके प्रचार नहीं कर पाएंगे अब आप? हाँ, जो है मुझे चुनाव चिन्ह का लेके भी प्रचार नहीं कर पाएंगे आप? हाँ, मेरे ऊपर बंदिश। फिर तो और बहुत लोग नहीं कर पाएंगे जो समाज में करते हैं। उनके लिए दिक्कत नहीं है, केवल मेरे लिए दिक्कत है। वो करेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अभी कुछ दिन पहले मुझे नेताओं ने बताया कि भाई बातचीत हुई है कि वहां पर कि भाई जयप्रकाश जो है अगर ऐसा करता पाया जाता है बहन जी का फोटो लगा करके या कैसे भी, तो उसके ऊपर फिर से उसको रोका जाए कार्यक्रम को, उसको एफआईआर की जाए। तो मेरे ऊपर पहले भी कई एफआईआर हो चुकी है, तो मैं सोचता हूँ कि मान लीजिए हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 27 अप्रैल का, इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप जो है फोटो लगाओ बहन जी का। मैं तो लगाता आया हूँ पहले से, लेकिन वहाँ पे ये लगाएंगे तो एफआईआर हो जाएगी। दिक्कत ये है कि अगर हमने वहाँ कर दिया तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन पुलिस जाएगी, हमको रोक देगी, कार्यक्रम रुक जाएगा, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम पीछे से इस बात को बोलते रहेंगे, हम तो हमेशा बोल ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे जयप्रकाश सिंह जी। लंबी बातचीत हुई, आपके सारे सवाल शामिल कर लिए गए। उम्मीद है कि जो आपके सवाल आपके जहन में घूम रहे थे वो साफ हो गए होंगे। हम बाहर इसलिए बैठे क्योंकि बेहतर तरीके से बातचीत हो जाती है, और खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे बहुत तस्वीर साफ हो गई। आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई होगी। कुछ और भी सवाल होंगे तो बता दीजिए, कभी और पूरे
क्रम में आंदोलन के दोबारा कभी मुलाकात होगी तो दोबारा लेके आएंगे। और इसको पॉडकास्ट के फॉर्म में इसलिए लाया गया क्योंकि आपने कहा था कि इसको खुली चर्चा करिए, वो 5-7 मिनट की इंटरव्यू नहीं, वो आधा पौना घंटे की बातचीत। और आपकी सूची के हिसाब से हमारी लिस्ट में प्रोफेसर विवेक कुमार जी से लेकर डॉक्टर रितु सिंह और दिल्ली के एडवोकेट बहुत सारे लोग हैं। एक एक करके संपर्क करेंगे, जो जो उपलब्ध होता जाएगा उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे पॉडकास्ट और आपके सामने भेजेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें से जो भी बातें महत्वपूर्ण हैं उसकी क्लिप्स को काटिए और सोशल मीडिया पे शेयर करिए अधिक से अधिक। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां भी आप इसे देख रहे हैं डाउनलोड करिए, इसकी क्लिप्स निकालिए और ट्विटर पे हर जगह आप इसको शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, दोबारा हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।